नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी, मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पंडीर। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार। लंबे समय तक बंगाल में रह कर के आए हैं और उसके बाद भी लगातार उसको कवर भी कर रहे हैं और उनको ज़बरदस्त रेस्पॉन्स भी आप लोगों का मिल रहा है। ये बताइए कि शुरुआती जो दिन हैं, 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने एज चीफ मिनिस्टर शपथ ली। अभी केवल 5 मंत्रियों के साथ काम कर रहे हैं, अभी उनका विस्तार होना है मंत्रिमंडल का। लेकिन जो शुरुआती दिन रहे हैं, आज 21 मई है, फाल्टा में पुनर्मतदान हो रहा है। जहांगीर खान मैदान छोड़ कर के भाग चुके हैं। आज ही ये भी एक फैसला सामने आया कि मदरसों में भी अब वंदे मातरम गाना पड़ेगा, गाया जाएगा, अनिवार्य कर दिया गया है। उधर सिलीगुड़ी से भी तमाम जानकारियां आ रही हैं कि वहां पर सख्ती बढ़ा दी गई है। एक सूचना ये भी आ रही है कि बड़े पैमाने पर अब ऐसे घुसपैठिए और अवांछित लोग बंगाल छोड़ करके भाग रहे हैं। तो जो शुरुआती परसेप्शन एक क्रिएट करने वाली बात होती है, मैसेज देने वाली बात होती है, क्या वो जनादेश के अनुरूप ही है जो परसेप्शन बन रहा है शुरुआती दिनों में शुभेंदु अधिकारी सरकार के बारे में? सर जिस तरह से बंगाल में काम चल रहा है, ये मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में हम लोगों ने मौजूदा राजनीति में इतनी तेजी से किसी राज्य सरकार को फैसले लेते हुए और उन फैसलों पर अमल करते हुए नहीं देखा है हाल फिलहाल में। वरना लोग 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया करते थे। शुभेंदु ने 10 दिन में ही ये रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। अगर हम शुभेंदु को देखते हैं तो शुभेंदु को जिस तरह की लगता है कि जिस तरह के वो एक्शन भी ले रहे हैं वो भी ले रहे हैं, उसको पूरी छूट दी गई है। और मुझे लगता है कि ये हाई कमान का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बंगाल की जो स्थिति है उसको वही समझ सकता है जिसने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के माफिया राज को झेला हो। तृणमूल जो है वहां एक पार्टी नहीं है। तृणमूल वहां अपराधियों का एक गैंग है जिसने जिहादियों के साथ मिलकर उस राज्य की लगभग 50-70% जनता के ऊपर अत्याचार करने का एक संवैधानिक आवरण ओढ़ा हुआ था, और उसके अंदर वो सब कुछ कर रही थी जो किसी भी तानाशाह के द्वारा किया जा सकता है। कुछ भी मतलब उसके लोग, उसके गुंडे जब चाहे जिस लड़की के साथ रेप कर लें, जिसके साथ जिना कर लें, जो वो कर लें, उनको कोई कोच रोकने वाला नहीं था। जिसका मकान उठा लें, जिसके साथ देख लें। जो बीजेपी के लोग, अभी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप देखेंगे 2011-21 के वक्त के, जिसमें वो लोग माफी मांग रहे हैं, थूक चाट रहे हैं, वापस लौटने के लिए घरों में उनके घर ढा दिए गए। ये कंटिन्यू चल रहा था और 21 के बाद ये बढ़ा था। 2024 में इसी फलता के लिए एक मैं उसकी रिकॉर्डिंग देख रहा था, तो अभिषेक बाकायदा मंच पे कह रहा है कि मुझसे एक इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम मांगा है जहांगीर खान ने, कि आपने सब दे दिया, मुझे दे दो, क्योंकि 4 मई के बाद जिन लोगों के हार्ट फेल होंगे उनको जलाना भी तो है। इसको कोई लोकतंत्र कह सकता है तो उस आदमी को कम से कम कोई लाइव राइट नहीं देना चाहिए, मेरा ये मानना है। जो यहाँ दिल्ली में बैठ के गैंग्स जो ये मानते हैं कि वहां कोई सिस्टम था, उन लोगों को मुझे लगता है एक तो उनको सार्वजनिक जीवन पे वो खतरा है, और नस्लीय और जातीय हिंसा के वो मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। वो कोई किसी लोकतंत्र की पैरवी नहीं कर रहे। वो मोदी से और इस राष्ट्र से नफरत में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि इस देश को आग लगाने का अगर मौका मिले, काकरोच बनने का मौका जिनको मिल रहा है, वो काकरोच बन रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही सी व्याख्या थी कि वहां क्या हो रहा था। अब वहां कोई ऐसा समीक भट्टाचार्य या दिलीप घोष या ये कोई नहीं काम कर सकता। बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की कि समीक भट्टाचार्य बहुत अच्छे हैं, भद्र हैं। वहां आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तो स्वप्न दास गुप्ता का भी नाम चलाने लगे थे। कोई कुछ भी चला सकता है, लेकिन जो आप ये देखिए, वहां कोई ऐसा ही आदमी काम कर सकता है जिसके गुस्से के बारे में सामने वाले को मालूम हो। क्योंकि कहा जाता है कि सांप भले ही ना काटे लेकिन फुफकारना जरूर जानता हो।
और अगर आप सवेरे हैं तो आप उसका जहर का दाँत तोड़ के रखें। ये जो हुआ है, वो सबसे बड़ा चेंज यही है कि पहले दिन से आप ये सोचिए, जिन मदरसों को वहाँ खिराजी मदरसे जो होते हैं, उनको बंद करने की हैसियत वामपंथियों की भी नहीं थी। वामपंथी डर गए थे। उन्होंने बंद करने की कोशिश की थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य को ये एहसास हो गया था कि ये एक ब्रह्म राक्षस पाल लिया है जो अब खाएगा। बंद नहीं करा पाए। आज उन मदरसों को वंदे मातरम गाना होगा, उनकी जितनी रुदालियां हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं दिल्ली में, वो रो रही हैं, छाती पीट रही हैं, सब रो रही हैं। अभी शुरू हो चुका है, मैं देख रहा हूं कि ये ऐसे ही है जैसे किसी हिंदू को कलमा पढ़ने के लिए कहा जाए, क्योंकि उसमें दुर्गा का जिक्र है, क्योंकि उसमें, अरे भाई ये दुर्गा का जिक्र तो 1947 से पहले भी था, जब आपने अलग देश मांगा था। अगर नहीं गाना है तो आपको अलग देश में जाना है। आप ये सोचिए कि आप देशभक्ति के गीत जिसको 1882 से गाया जाता है, 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया, विष्णु दिगंबर पुलस्कर साहब ने गाया, जिन्होंने भी आप अपने जो हुज़ हू का नाम लेंगे, उन सब ने गाया। उसको आपने नेहरू के समय में 1937 में इसलिए हटवा दिया क्योंकि आपको मुसलमानों से इतना उनके कट्टरपन से डर लगता था। तो डर लगता था 1947 में, आपने ये आने वाली पीढ़ियों के लिए क्यों छोड़ दिया? डिवीजन हुआ तो कंप्लीट डिवीजन हुआ। आप कौन है साहब? आप यहाँ रहे नहीं रहे आपसे मतलब नहीं, आप जाइए, आप अपना नमस्ते कीजिए। लेकिन आपने वक्फ बनाया उनके लिए, उनको अल्पसंख्यक दर्जा दिया, सेकंड मेजॉरिटी की है, दुनिया का छठा देश बन सकता है आबादी में। इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी आबादी यहाँ है, उसको आप माइनॉरिटी कह रहे हो। वो गाय खाने की आजादी मांग रही है, क्या बात कर रहे हो? किसी मुसलमान देश में सुअर को खाने की इजाजत है? ये सब झूठ और मक्कारी का जो जाल था, ये सब जाल आपको वहां दिखता था। मक्कारी और कैसे आने वाला समय हो सकता है, वो आपको वहां ममता बनर्जी ने दिखाया है, बंगाल के लोगों ने। इसलिए इसीलिए शुभेंदु का आना वहां एक शुभ संकेत था। आपने देखा होगा, उन्होंने पथराव किया, उन्होंने सब किया, पार्क सर्कल पे पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद तोशिया में जब तोड़ रहे थे, वो कोर्ट पहुंच गए। यानी जो भी उनके पास साधन है, जो भी है, वो आपको खत्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जिहादियों का जो पहला एजेंडा है, वो कोर्ट का भी इस्तेमाल करेंगे, वो पत्थरों का भी इस्तेमाल करेंगे। आप देख रहे होंगे पत्थर तोड़ तोड़ के मार रहे थे, ईंट तोड़ तोड़ के फेंक के, पूरा उन्होंने किया। जबकि बंगाल में अगर नॉमिनली कहें, सरिया ही नहीं था भाई, ऑफिशियली शरिया स्टेट उसको घोषित नहीं किया था, बाकी सरिया तो आम जनता को दिया हुआ था। आप ये सोचिए कि ये लोग जो थे जागीर के गुंडे, उन्होंने लड़कियों को पहले दिन से रेप की चेतावनी हिंदुओं की। ये उनको भी, जो टीएमसी के वोटर हैं, अगर हिंदू हैं तो उनकी लड़कियां भी उठाएंगे ये सब 4 मई से। तो वहां शुभेंदु आया, वो छोड़ के भाग गया, क्योंकि उसको मालूम है शुभेंदु है, श्रमिक भट्टाचार्य नहीं है। ये कोई डिवीजन करने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो सरकार बनी है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि शुभेंदु, इसीलिए वहां का इलाज शुभेंदु था। शुभेंदु उनको जानता है, और ये भी जानता, अभी भी मुझे लगता है कि शुभेंदु को अभी भी, क्योंकि बीजेपी एक नेशनलिस्ट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और लिहाजा इसीलिए वो जो है वहां उस तरह की हिंसा तो नहीं हो सकती कि कोई आपको हिंसा करने की छूट दे। लेकिन इसके बावजूद शुभेंदु जो है, वो ये समझ रहा है कि हालात आसान नहीं है अभी भी। ये हर तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखेंगे वहां के इस समय ट्विटर हैंडल्स पे गजब हंसी आती है। वो कह रहे हैं कि देखो हिंदुओं को अब इनको कोई मत खरीदना गाय, ये घुटनों में गिर जाएंगे, फला हो जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा कि चपटी धरती के अलावा बाहर निकल सकते हो कि नहीं निकल सकते। एक देवबंदी उलेमा ज्ञान दे रहा है, तो उसके बाद वो सारे शुरू हो गए। मैंने देखा सारों के शुरू हो गए ट्विटर, वो दिल्ली में बैठी रहे, चाहे वो साइंस कॉलेज में पढ़ के आए, चाहे किसी में कॉलेज में पढ़ के आए, चाहे वो जीन्स पहने, पैंट पहने, लेकिन बुद्धि तो वही रहनी है। वो सब एक ही बात बोलने में लगे हुए। कहने साहब देखिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर बच जाएगा। सुअर को किया हुआ है क्या? नहीं किया हुआ, क्यों नहीं खा रहे? उसका इस्तेमाल निषिद्ध क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उससे कोई लेना देना है। आप
किसी भी आदमी को, किसी भी धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं, जहां भी मौका मिल जाए वहां ये करेंगे। ये एक दिमाग में है बस। क्या बंगाल के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने कर ली है? जरिया भले ही सुवेंदु बन रहे हैं, लेकिन एक मैसेज उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी दे चुके हैं। और अभी लखनऊ में एक कार्यक्रम में, मीडिया हाउस का ही कार्यक्रम था, वहां उन्होंने कहा भी कि प्यार से मान जाओगे, व्यवस्था जो कह रही है उसके अनुरूप आचरण कर लोगे, कानून सम्मत जो व्यवस्था है उसमें आ जाओगे तो वेल एंड गुड। अगर संघर्ष करके देखना चाहते हो तो बरेली का उदाहरण सामने है। वो मौलाना तौकीर रजा कहाँ है आज किसी को पता नहीं है, जेल में पड़ा हुआ सड़ रहा है। तो वही सख्ती अब बंगाल से भेजने का फैसला हो गया है। रास्ता कठिन है, हालात बहुत विपरीत हैं वहाँ के, विदेशी भी साजिशें हैं, अंदरूनी साजिशें भी हैं। कितना कठिन होगा इन सबको नियंत्रित करना और रास्ते पर लाना। बहुत मुश्किल काम है सर, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 3-4 जिले आपने ऐसे बदल दिए, वहाँ डेमोग्राफी आप बदल चुके हो। आप उसको अब रिवर्ट कैसे करोगे? आप जब तक उनको भगाओगे, चूँकि उनकी ग्रोथ जेनेरिक ग्रोथ नहीं है, टीएफआर से नहीं है, वो एक प्लांटेड ग्रोथ है। वो जानबूझ के ही किया जा रहा है, क्योंकि ये अब एस्टेब्लिश भी हुआ है। आपने देखा होगा मदरसों में जो जा रहे 100-100 बच्चे, 200-200 बच्चे उनको मदरसों में प्लेस करते हैं दूसरे राज्यों से लाके। वो वहाँ अपना डेमोग्राफिक चेंज बढ़ाते हैं। जहाँ वो 0 है वहाँ 5 होंगे, जहाँ 5 है वहाँ 15 होंगे, जहाँ 15 है वहाँ 35 होंगे, जहाँ 35 है वहाँ ओवरऑल कंट्रोल करेंगे। तो वो इसलिए है क्योंकि अब आप मुर्शिदाबाद में बहुत सारे हिस्सों में आप कोई घंटियों की आवाज नहीं सुन सकते। कोई आदमी ये सोच ही नहीं सकता था कि कोलकाता के जस्ट बाहर 5-7 किलोमीटर के गांव में आप पूजा नहीं कर पा रहे होंगे, दीपम नहीं जला पा रहे होंगे, शंख नहीं बजा पा रहे होंगे। ये सोच सकता ही नहीं, क्योंकि वो दरअसल बंगाल के साथ क्या है कि बंगाल का जो एक फ्रॉड इंटेलेक्चुअल जो था, उसने इस देश में, खासतौर से दिल्ली में प्रेस क्लब में बैठे हुए जिस तरह के लोग हैं यहाँ, वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, इस पर कभी टेस्ट स्टडी होगी, मतलब केस स्टडी होगी तो वो अद्भुत होगी। आप ये सोच के देखिए कि वो लोग यहाँ इतने सालों से, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने ये कर दिया, और लोकतंत्र, ये सब गाते हैं वो। मतलब मैं तो हैरान होता हूँ उन आदमियों के चेहरे देखने से, मुझे लगता है कि ये लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं। जहर भरे हुए लोग हैं ये पत्रकारिता के नाम पे, क्योंकि एक ने भी बंगाल का कोई टेस्ट केस सामने नहीं दिखाया। कभी किसी प्रेस क्लब में उनकी पत्रकारों की मैंने नहीं देखा जो किराए पे देते हैं और कह देते हैं हम किसी को भी दे देते हैं, राष्ट्रद्रोहियों को भी दे सकते हैं। उनमें से किसी ने कोई सेमिनार नहीं किया कि वो ये कहे कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, हत्या है, वहां इस तरह से किया जा रहा है। वहां अगर ओबीसी का आरक्षण है तो उसमें 77 में से 75 मुसलमानों को शामिल किया जा रहा है, धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसके बावजूद वहां किया जा रहा है। ये सब चीजें कोई कुछ नहीं बोला। रेप हुए, मास रेप, गैंग रेप्स, कत्ल हुए, घर गिरा दिए गए, 2500 से ज्यादा जेसीबी लगा के घर गिरा दिए गए, लाखों लोग भाग गए राज्य छोड़ के, किसी का कोई आवाज नहीं निकली। तो ये सब चीजों के बाद अब ये जो बीजेपी कर रही है, ये मुझे लगता है कि बंगाल में एक, जैसे असम में वो लड़ रहे हैं, चूंकि आपने उनको एक घुसपैठियों को आधार दिया, अनवरा तैमूर, फखरुद्दीन अली अहमद, या जो भी मुसलमान, फिर तरुण गोगोई, इन्होंने जो किया वोटों के लिए, राष्ट्र की पीठ में छुरा घोंपा अपने अपने इलाके में। उन लोगों ने, क्योंकि आज ही दिया आज ही शुरू हो गया। आप बांग्लादेश ने आज तक किसी भी राज्य में सत्ता के चेंज पर इतना ज्यादा रिएक्शन थोड़ी हुआ। भाई तुम दूसरे देश हो, हम दूसरे देश हैं। हमारा मुख्यमंत्री हो सकता है, भाई ठीक है, भाषा बोलता होगा, वो होगा, ठीक है, तुम्हारे जैसा होगा, ठीक है।
लेकिन ब्रिटेन क्या कर रहा, चूंकि वो अंग्रेजी बोलता है, इसका जो दूसरा अंग्रेजी देश अंग्रेजी बोलने वाला है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपना फैसला लेता है, ये अपना फैसला लेता है। लेकिन वो ग्रेटर बांग्लादेश का ख्वाब देखने लगे थे। ममता बनर्जी ने उनको उनके साथ मिलके ये ख्वाब बो दिया था इस देश के वो तथाकथित इंटेलेक्चुअल क्लास जो राष्ट्रद्रोहियों में लिप्त है। वो मोदी विरोध का मतलब नहीं है, कोई भी होता वो उसका इसी तरह विरोध करती। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं मोदी विरोध, नहीं, क्योंकि उनका डीएनए इस तरह का बन चुका है। वो लोग नहीं तो वो सच झूठ का कुछ तो बोलते भाई। आप 80 नहीं 100 नहीं बोलते, 20 बोलते। पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहां हत्यारों की बन गई थी। पूरी जो हत्यारों जो 2021 के हत्याओं पर, रेप पर हंसती थी, वो आज वो आके कह रही कि साहब हमको अपने बच्चों का डर था। अदिति मुंशी वहां की गायिका, उसका पति प्रसेनजीत विश्वास के मर्डर में है बीजेपी कार्यकर्ता के, सबसे बड़ा वसूली का एजेंट है 24 परगना का। एक एक आप एक एक पकड़ लीजिए, आप देखते चले जाएंगे तो वो सिस्टम को उलटना बहुत बड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि जनसंख्या में उन्होंने अपने आप को इतनी सेफ पोजीशन में ला लिया। और वो अगर आप उनके सारे बयान पढ़ेंगे, सारी चीजें देखेंगे, तो वो धीरे धीरे वो उसी तरफ बढ़ रहे हैं जो 1946 का था। और मेरा मानना है कि आप इसको रिवर्ट करना बहुत मुश्किल होगा, आसान नहीं है। लेकिन 4 मई को जो कुछ हुआ है, जो रिजल्ट आया है, जो प्रचंड जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और जिस तरीके से ममता बनर्जी को एकदम किनारे कर दिया है बंगाल की ही जनता ने, उस जनता ने जो 15 साल तक इनको झेलने के लिए अभिशप्त थी। मैसेज तो बहुत क्लियर था ना जनता का। और अगर उस मैसेज के अनुरूप अब नैरेटिव बनाने में, मैसेज भेजने में शुभेंदु अधिकारी कामयाब हो रहे हैं, तो इससे हिंदुओं का साहस बढ़ेगा, एकजुटता बढ़ेगी। तो ऐसे में एक कार्यकाल में, 2 कार्यकाल में ऐसा तो है नहीं कि जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे गुजरात देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, असम देख लीजिए, वहां पर बार-बार मौके दिए जा रहे हैं सरकार बनाने के लिए भी और काम करने के लिए भी। तो जो लड़ाई आप बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण बता रहे हैं, असंभव तो नहीं है ना धीरेन जी? असंभव नहीं है, कठिन है बस। चूंकि आपको अनअपोलोजिस्टिक हुए मतलब ऐसा नहीं कि आप हिंदू होने पे आपके अंदर भावहीन भावना आती रही, आप कहें नहीं नहीं साहब ये नहीं नहीं, आपको कड़े फैसले लेने होंगे जो उन्होंने लिए। जैसे मदरसे को गाना होगा यार, आपको गाना होगा, नहीं गाना हो जाइए यहां से, बंद कीजिए दुकानदारी अपनी, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। आप गाते रहिए, आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप यहाँ रोज 5 समय पे रोज गा ही रहे हो ना कि तू अल्लाह सबसे महान है और बाकी सब अल्लाह अकबर है, बाकी सब जो है ये झूठे हैं, रोज कह ही रहे हो ना तुम। तो आपको लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार, क्योंकि हमेशा मुसलमान बीजेपी को हराता है, तो वो नहीं होता, तब उसको नहीं कहा जाता कि वो सांप्रदायिक है। लेकिन हिंदू जैसे ही कहेगा कि इनको हराओ तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। तो ये सबसे अब वहां, इसीलिए देखिए कोई मुख्यमंत्री से आपने सुना नहीं होगा, कभी नहीं सुना होगा कि मैं वार्ड नंबर 77 में ऑफिस नहीं खोलूंगा। ममता लगातार हर वार्ड में जीतती थी, इस बार सिर्फ एक वार्ड से जीती, सिर्फ एक वार्ड से, मुसलमान वार्ड, बाकी सब जगह हार गई। चूंकि इस बार हिंदू रिवाइवलिज्म हुआ है, ऐसा किसी राज्य में नहीं हुआ है। एक एक वोट हिंदुओं का पड़ा है। चूंकि बंगाल की लड़ाई सिविलाइजेशनल वॉर हो गई थी, बंगाल में वाकई ये दिख रहा था कि जिस तरह से हिंदू अगर इस बार हार जाते तो उनको वहां रहना नहीं होता, वहां से वो निकल चुके होते, रेप, मास रेप होते। उन्होंने टारगेट कर लिया था, उन्होंने घरों को छाट लिया था, निशान लगा दिया था जैसे निशान लगाया जाता है।
तो इसीलिए ये लड़ाई कठिन है, असंभव नहीं है। उन्होंने मदरसों को कह दिया, गाय को देखो, अब वहां आप सोचिए मुसलमान कह रहे हम नहीं गाय खाएंगे, है ना, और वो खिसियानी वो बिल्ली वाला हाल हो गया, कह रहे कि नहीं हिंदुओं को हम उनका मजा चखा देंगे, देखो साहब ये अब गाय नहीं खरीद रहे, दुखी होंगे। अरे ठीक है, कुछ लोग होंगे, 1000 होंगे, ज्यादा ज्यादा 10,000 होंगे, जिन लोगों को वोट 2 करोड़ 80 लाख लोगों से ज्यादा। अच्छा, आपने कभी देखा नहीं होगा, यूपी में तो नहीं करते वो जिद, हरियाणा में भी नहीं करते वो जिद। क्यों? क्योंकि वहां उनको हिंदुओं ने प्रोटेक्ट किया। वहां जैसे ममता बनर्जी ने कल अपनी उसकी पार्टी गई है कि बीफ खाएं हिंदू मुसलमान, मुसलमान कह रहे नहीं खाओ, वो कह रहे बीफ खाएं, वो कोर्ट में जाके लड़ रही है। तो इसीलिए शुभेंदु जो कर रहा है वो इतिहास का पन्ना, मतलब चक्कर को वापस मोड़ने की कोशिश कर। देखिए तुरंत आते ही उन्होंने 120 एकड़ जमीन दे दी, वो जगह दे दी, 45 दिन का समय था, उन्होंने 10वें दिन 11वें दिन जाके थमा दी, लीजिए, वहां शुरू हो गया काम। जो भी काम किया जा रहा है वो तुरंत शुरू हो रहा है। जो 458 केस खोल दिए वापस, 181 के FIR दर्ज कर लिए, सब 2021 के हैं। 59 केसेस को दोबारा रिव्यू ओपन किया गया। तो ये सब काम चल रहे हैं। 321 परिवार के जो 321 परिवार जिनके लोग शहीद हुए थे, मतलब बलिदान हुए थे उस झगड़े में, जिनकी हत्या की थी TMC के लोगों ने, उन सबको सरकारी नौकरी लाइन से कर दिया। वो भी शुरू हो गया, जून से महिलाओं का वो शुरू हो जाएगा, 3000 रुपया देने वाला। सब काम एक तरफा चल रहा है। संपत्ति खोजी जा रही है, वो जो एक्सटॉर्शनिस्ट है उनको अरेस्ट किया जा रहा है। जिन लोगों ने बिजली नहीं का पैसा ही नहीं देते थे, उन लोगों को बिजली में वसूली। 3 अरेस्ट हो चुके अब तक, कंटिन्यू अरेस्ट चल रही है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, तो काम तो एकदम हो रहा है सर, और काम मुश्किल है बस, लेकिन असंभव नहीं। अगर वो लगे हुए हैं तो फिर वो उसको रोक नहीं सकता कोई, मेरा ये मानना है। जब PFI को बैन किया गया था तो कुछ दस्तावेज मिले थे बिहार से, उनके यहाँ जब छापे पड़े थे, और उनसे पता चला था कि जो गजवाए हिंद का इनका सपना है, 2047 तक ये इस्लामिक स्टेट बना देना चाहते हैं भारत को, और उसके लिए बाकायदा नियोजित तरीके से काम चल रहा था। देवभूमि जिनको हम बोलते हैं, हिमाचल और उत्तराखंड, उसके भी सीमांत जिलों में, उत्तर प्रदेश के नेपाल से लगते हुए और दूसरी जगह से लगते हुए सीमांत जिलों में बहुत बड़े पैमाने पर मदरसे, मजारें, यतीम खाने और तमाम इस तरह की चीजें जो हैं वो उग आई थी, बद्रीनाथ तक में उग आए थे। इसी तरीके से बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए पूरे इलाके को फेंसिंग विहीन रखने के लिए ममता बनर्जी एक सोची समझी स्ट्रेटेजी कह लीजिए या साजिश कह लीजिए, जमीन नहीं दे रही थी केंद्र सरकार को। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा अभी भी मैं मानता हूं कि बन गया है। रेलवे के ट्रैक के आसपास बस्तियां बसाना, हल्द्वानी सबसे बड़ा उदाहरण है। 50-60 हजार परिवारों को वहां ला करके बसा दिया गया। तो ये एक बड़ी साजिश है, और जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसको हम साजिश को सफल नहीं होने देंगे। ये तो लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। तो आपको लगता है कि अब ये मिशन मोड में इस साजिश को विफल करने की तरफ मजबूत कदम बढ़ा चुके हैं? देखिए, ममता बनर्जी के दिमाग में पूरी तरह ये आ चुका था कि ये बांग्लादेश का हिस्सा है, बंगाल का, भारत का नहीं है। अगर आप उसके बयान देखें, आप उसका वो देखें, वो सिर्फ उसको मालूम था कि वो सेना का भी मुकाबला नहीं कर सकते। उसको मालूम है कि वो, वरना तो उसने पूरी तरह से, उसका भतीजा यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चुनौती देने लगा था। सांसद है वो। इस देश की संसद को वाकई, ये सरकार को सबसे पहले ये फैसले लेने चाहिए। महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन जैसे बदतमीज और जिन लोगों के उस पर शक है, उन लोगों को, कल्याण बनर्जी, इन सब लोगों का
ज़रूर देखना होगा कि आखिर ये लोग हैं कौन? लेकिन चूँकि अब ये सब कहानियाँ चलती हैं, आपको पता है विपक्ष ये कहेगा, ये सब चीज़ें, लेकिन आप किसी केंद्र सरकार को चैलेंज कर सकते हैं, आप मंत्रियों को नाम से ले सकते थे, मोदी, वो कहता है, वो बदतमीज़ी से भी आगे बढ़ गया, मतलब बदतमीज़ी भी चलिए स्वीकार थी, लेकिन वो ये कह रहा था यूनियन गवर्नमेंट को मैं चेतावनी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, फालता से 1 जन्म नहीं 10 जन्म में आ जाए, पूरी यूनियन गवर्नमेंट हो जाए। यूनियन गवर्नमेंट आने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने, अभी वो घर से निकल के अदालतों के चक्कर काटता फिर रहा, बंगाल में फिर अदालतें खड़ी हो गई, अभी तक वो अदालतें खामोश थी जब तक ममता बनर्जी का राज था, अभी वो अदालतें फिर शुरू हो गई, तो ये शुरू होगा। देखिए, जो मैंने कहा ना कि परेशानी वाला काम है, अब वो अदालतें शुरू हो जाएंगी। अरे कोअर्सिव एक्शन को आप रोक लगा रहे हो, तुम हर जांच को बंद कर रहे हो, अभी आज सुबह से 2 हो चुके, मैं देख रहा हूं लगातार। हालांकि मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट वो रुकेगा, ये जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट जाना भी चाहिए उस सरकार को, कि ये क्या मजाक है, इसके ऊपर अपनी सुनवाई नहीं कर पा रहा था ये हाईकोर्ट, ये हाईकोर्ट अपनी सुनवाई नहीं कर पाया था जब ममता बनर्जी के गुंडों ने उसको घुस के अंदर, ऐसा देश में कभी नहीं हुआ, तो ये इनके यहाँ ये एक, इनको परेशानी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब बाधाओं को वहां की जनता ने पार किया, जनता ने उसको कुचला, और सबसे बड़ी बात है जनता ने संवैधानिक तरीके से ममता बनर्जी को उसकी औकात दिखा दी, ये सबसे बड़ी बात। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।